हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं उस पेपर में किस किस चीज़ का है। जैसे दिल्ली पुलिस का आपको मिल जाएगा, एसएससी का मिल जाएगा, और एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम है सबका पेपर मिल जाएगा। एमटीएस से सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ सबका। और तो ये किसका पार्ट है? जैसे आपको पता है हमारा ऑब्जेक्टिव का 2 सीरीज चल रहा है। एक राकेश यादव सारे बाल बुक का, जिनमें ये क्वेश्चन से मिलता है, एक लूसेंट वाला। तो लूसेंट में तो ऑलरेडी हम 2020 तक का क्वेश्चन डिस्कस करें, 2020 तक का। लेकिन राकेश यादव सर के बुक में 2017 तक का क्वेश्चन है उसमें। तो 3 साल के लिए 18, 19, 20 के लिए हमने एक और बुक चुना है जिससे हम पेपर वाइज डिस्कस कर लें, क्योंकि ये 2017 तक आपको मिलेगा चैप्टर वाइज में हमें एंशिएंट में ऑलमोस्ट कंप्लीट है, मिड मॉडर्न पूरा कंप्लीट है, और पॉलिटी का 2 चैप्टर बचा हुआ है। क्लियर? उसके बाद हम केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारा इंडियन ज्योग्राफी कंप्लीट है, बायोलॉजी चल रहा है लूसेंट में। तो आप इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, 48। चलो शुरू करते हैं। दिल्ली पुलिस का ये पेपर हुआ था 1 दिसंबर को 2020, और टाइमिंग देख लेना। अब चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा गया। ये दोनों क्वेश्चन स्पोर्ट्स से पूछा, मैं ये भी बताते चलूँगा। स्पोर्ट्स और वो भी करेंट अफेयर्स। तो ये दोनों अगर आप यहाँ पे छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बस आंसर बता दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन, अगले एग्जाम के लिए हमें इसका करेंट अफेयर्स वाला करना है, इसको नहीं करना है। चेस ग्रैंड मास्टर जीता था इसमें से कौन? वोन द चेसेबल मास्टर टाइटल 2020 में जो हुआ था, इसको जीता था मैग्नस कार्लसन है। ये नॉर्वे से है। क्लियर? नॉर्वे से है। ये करेंट वर्ल्ड चेस चैंपियन है। क्लियर? और बहुत सारे अवार्ड जीते, वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियन, वर्ल्ड ब्लिड चेस चैंपियन, ये सब इन्होंने जीता है। क्लियर? वर्ल्ड रैंकिंग के टॉप पे पहुंच गए थे 2010 में, और सबसे जल्दी पहुंचने वाले खिलाड़ी बने हैं। इनका मतलब नॉर्वे से बिलोंग करते, याद रखना। यूएस का ओपन 2020 मैंस सिंगल किसने जीता? तो मैं एक बारी और सबको बताता हूँ। 4 अगर ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो 4 उसमें आते हैं। एक आता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। लेकिन ये वाला कैंसिल हो गया था। क्लियर? तो ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और यूएस ओपन हुआ। क्लियर? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन, ये सब हुआ। विनर देख लेते, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, क्योंकि विंबलडन तो हुआ नहीं, विंबलडन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर कौन था? ऑस्ट्रेलियन ओपन का विनर था नोवाक जोकोविच। ये मेन सिंगल्स में यही क्वेश्चन आता है, डबल्स वगैरह का भी क्वेश्चन नहीं आएगा। वुमेन्स के सिंगल पे जीता सोफिया केनिन। यूएस में मैन सिंगल पे डोमिनिक थिएम, और वुमेन सिंगल पे नाओमी ओसाका। फ्रेंच ओपन पे जीते राफेल नडाल। वुमेन्स पे जीते ईगा स्वितेक। तो हमसे इसमें पूछा था यूएस ओपन का मैन सिंगल, यूएस ओपन का मैन सिंगल डोमिनिक थिएम। ठीक है ना? तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आंसर क्या है? डोमिनिक थियम। तो एक क्वेश्चन उठता है, डोमिनिक थियम ये हराया एक्चुअली एलेक्जेंडर जेवेरेव को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और इसने ऐसा पता है कैसे जीता? पहले 2 सेट हार गया था, पहले 2 सेट हार गया था। तो ये भी पहला ऐसा टाइट मतलब विनर बना जो टाइट फाइनाले में, जो पहले 2 सेट हार गया था उसके बाद से जीता। जैसे 2-6, 4-6 से हार गया था, उसके बाद जीता। ये 6-3, 7-6 से जीता। और मतलब 6-4, 6-3 ये याद नहीं रखना, बट 2 हार गया। मतलब ये थोड़ा सा ये सही वो बात है, थोड़ा मतलब अच्छी बात है। हु लेड द पेजेंट मूवमेंट इन बरदोली सत्याग्रह अंडर द गाइडेंस ऑफ महात्मा गांधी? किसने बरदोली सत्याग्रह किया? तो देखो 3 सत्याग्रह, अहमदाबाद, सॉरी चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, ये तीनों एक लाइन से याद करें, सैक याद करना। चंपारण, अहमदाबाद, फिर खेरा, ये तीनों महात्मा गांधी ने किया था। उसके बाद बरदोली सत्याग्रह 1928 के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल करते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पोटेंशियल को इतना ज़्यादा सराहा गया था पहली बार, क्योंकि अभी तक जितना उन्होंने काम किया था, लोग उनको उतना ज़्यादा, देखो लोकल एरिया में तो फेमस थे, इस समय और ज़्यादा फेमस हो गए थे। तभी वुमेन्स
उस वर्दोली की वुमेन्स ने इनको सरदार वर्ड से सम्मानित किया गया। क्लियर। अगर एग्जाम में अगर कभी आपसे पूछो कि सरदार वर्ड इनको किसने दिया, तो अगर यहाँ पे आपको वुमेन ऑप्शन नहीं हो तो महात्मा गांधी दे देना। और इनको एक्चुअली आयरन मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। इनको एक्चुअली बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बिस्मार्क। और इनको चीफ पैट्रोन ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है। तो ये तीनों याद रखना, आयरन मैन, बिस्मार्क, चीफ पैट्रोन ऑफ सिविल सर्विसेज। ठीक है। और मदन मोहन मालवीय जी ने बीएचयू का गठन करवाया था। ठीक है ना, बीएचयू। जवाहरलाल नेहरू से याद आपको रहना है, जवाहरलाल नेहरू से 1929 के सेशन में ये प्रेसाइड कर रहे थे जब लाहौर सेशन हुआ, जब पूर्ण स्वराज की बात की गई। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन्होंने ही दिया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। उसके अलावा जब कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनती थी, कंस्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, लेकिन कंस्टिट्यूएंट असेंबली में जो 3 मेजर कमेटी थी ना, उसके चेयरमैन थे। 3 मेजर कमेटी, यूनियन कमेटी, यूनियन पावर कमेटी, सॉरी यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी, ये तीनों कमेटी के। पटेल साहब भी 2 कमेटी के हेड थे। एक थे प्रोविंस कमेटी, प्रोविंस कमेटी, और दूसरा फंडामेंटल राइट सब कमेटी। ठीक है। लाला लाजपत राय की बात करें, इनको एक्चुअली बोला जाता है पंजाब केसरी या पंजाब का लायन भी बोला जाता है इनको। ठीक है ना। और पीएनबी बनाने में इन्होंने मदद की। ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स कैन बी डिटेक्टेड इन द मिल्क ऑफ नर्सिंग मदर। तो सबसे पहले एक्चुअली नर्सिंग का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। नर्सिंग का मतलब होता है कि जो मैं ब्रेस्ट फीडिंग को आप नर्सिंग भी बोल सकते हो, ब्रेस्ट फीडिंग को। ठीक है ना। तो ये एक्चुअली यहाँ पे आंसर एक्चुअली आपके बुक में दिया हुआ है ऑप्शन डी, लेकिन ये करेक्ट नहीं है। क्योंकि आप अगर इसको बात प्रोजेस्टेरोन की बात करें, प्रोजेस्टेरोन का मतलब होता है हार्मोन सिक्रेटेड बाय फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम से होता है, जिसका फंक्शन होता है कि इनर लाइनिंग ऑफ यूटेरस को ये क्या करे, रेगुलेट करे। ठीक है ना। और ये प्रोजेस्टेरोन जो प्रोड्यूस होता है ओवरी से, प्लेसेंट्रा से, एंड्रल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और यहाँ पे एक्चुअली इसका देखें तो क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन, कौन सा हार्मोन डिटेक्ट होता है, कैन बी डिटेक्टेड इन द मिल्क ऑफ, मतलब जो माँ के दूध से में हम कौन से हार्मोन को डिटेक्ट कर सकते, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो एक्चुअली सबसे पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, उसको हम बोलते हैं प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन होता है मतलब जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, उसको प्रोलेक्टिन बोलते हैं। अब जो देखो कोलोस्ट्रॉम होता है, जो पहली बार जो ब्रेस्ट मिल्क होता है ना, उसको कोलोस्ट्रॉम बोलते हैं। इसमें प्रोलेक्टिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता जाता है ना, प्रोलेक्टिन की मात्रा कम होती जाती है। जिससे तरह ब्रेस्ट फीडिंग होता रहता है ना, तो इसकी मात्रा कम होती जाती रहती है। देखो तो यहाँ पे अगर देखो 2 हार्मोन है जो डायरेक्टली अफेक्ट करता है ब्रेस्ट फीडिंग को, एक है प्रोलेक्टिन और दूसरा एक और है मैं बताता हूँ, एक है ऑक्सीटोसिन। ठीक है ना। तो ये जो यहाँ पे आंसर दिया वो ये सही नहीं दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। क्लियर, मतलब यहाँ पे कोई आंसर नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंडियन स्टेट हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क। तो कई बार ये क्वेश्चन नेशनल पार्क या कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है या कहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है ना। बायोस्फीयर रिजर्व में उसकी बात करता हूँ, टोटल 18 है, उसमें से 12 को डेजिग्नेशन मिल चुका है यूनेस्को से। तो इस 12 में से पता है, इस 12 में से 3 तो एमपी में ही है। वो अलग बात है, एक
जो इसका अमरकंटक वाला है ये एमपी और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, लेकिन है तो एमपी में मान लेते हैं ना। तो 3 हाईएस्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी यहाँ पे यहीं पे है, हाईएस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी यहीं पे है, हाईएस्ट नेशनल पार्क भी यहीं पे है। और वेटलैंड साइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा? वेटलैंड साइट सबसे ज़्यादा यूपी में, वो है 8। ठीक है ना। 2019 से पहले यूपी में सिर्फ 1 था, मतलब, लेकिन 2020 में सीधा 7 और ऐड हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। सुकन्या समृद्धि योजना में पता है क्या करती है? गवर्नमेंट, मतलब सिंपल समझो, स्टार्टिंग में डिपॉजिट करना होता है। स्टार्टिंग में डिपॉजिट करो लड़की के नाम पे और आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और उसको रिलीज आप तब कर सकते हो जब तक या तो 18 साल से ऊपर हो गई लड़की, या तो 21 साल की हुई, शादी वगैरह की उम्र हो गई, तब उसको आप रिलीज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो पहले था ना, मिनिमम अकाउंट पहले था 250 रुपया, कि आप इससे कम नहीं जमा कर सकते। क्लियर। और अब है न्यूनतम वार्षिक जमा, अब हो गया, पहले क्या था, पहले था 250 रुपये, अब हो गया एक्चुअली 1000 रुपये। समझ में आना, अब 1000 रुपये हो गया। नहीं, एक्चुअली पहले था 1000 रुपये, मतलब पहले था लड़की ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये जमा कर सकती थी, मतलब मिनिमम 1000 रुपये। लेकिन अब क्योंकि बहुत सारे ऐसे फैमिली है जिसमें पुअर का संख्या और कम है, मतलब और ज़्यादा पुअर है, तो अब मिनिमम आप 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं। ठीक है, 250 रुपये। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। और एक्चुअली ये डिपॉजिट 250 ईयरली होता है, आप इसको वो मत समझिए। और जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट करोगे, मैक्सिमम 1 लाख है, वो 1.5 लाख, जितना ज़्यादा डिपॉजिट करोगे आप, ऑब्वियसली आपको पता है एक टाइम लिमिट के बाद आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, चलिए। Which of the following major river is not a east flowing river? कौन सा इसमें मेजर रिवर है जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर नहीं है? तो ईस्ट फ्लोइंग रिवर, देखो हम रिवर की बात कर लेते हैं, तो नर्मदा और तापी ये 2 मेजर रिवर है जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो आपको ऑप्शन तो यहीं से मिल गया, लेकिन ईस्ट फ्लोइंग रिवर की हम बात कर लेते हैं, कौन कौन है यहाँ पे। आपको मिलेगा ब्राह्मणी, महानदी, यहाँ पे जिल्का लेक है उड़ीसा के पास, गोदावरी के पास कोलेरू लेक है, याद रखिए, कृष्णा, उसके बाद पेनार के नीचे पुलिकट लेक है, उसके बाद पलार, और उसके बाद कावेरी, वैगई वगैरह सब यहीं पे हैं, लेकिन सब के सब यहीं पे। तो आप यहाँ पे थोड़ा और भी देख लीजिए, गोदावरी रिवर, गोदावरी की ट्रिब्यूटरी देखिएगा, इंद्रावती, वेनगंगा, पेनगंगा, मंदागरी। कृष्णा का ट्रिब्यूटरी देख लीजिए, भीमा, तुंगभद्रा, और तुंगभद्रा का ट्रिब्यूटरी हंगरी। तो आप सिंपल ये याद रखिए। और जोग फॉल आप याद रखिए श्रावस्ती रिवर पे है, यहाँ पे वेम्बनाड लेक है, वेम्बनाड लेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज ए कैप्टन ऑफ क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम ऑफ डेकेड इन दिसंबर 2019? किसने, मतलब कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया ओडीआई टीम, मतलब किसको उसने कैप्टन बनाया है? मतलब पहले जैसे मान लो ये हर डिकेड का टीम चुनते हैं कि डिफाइन बेस्ट प्लेयर, बेस्ट टीम चुनते हैं, फिर एक कैप्टन चुनते हैं। सो कैप्टन इन्होंने चुना है MS धोनी को। क्लियर, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये एक्चुअली एस्टैब्लिश कब किया गया था, और इसके मैं आपको चेयरमैन के बारे में बताऊंगा, किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, ये भी इम्पोर्टेंट आपको पूछा जा सकता है। तो इसके जैसे मैंने मराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के वेबसाइट पे गया, तो पहले ही पेज पे आपको नीचे आओगे तो ये मिलेगा चेयरमैन। तो इनके वेबसाइट से पता चला कि इसको एस्टैब्लिशमेंट किया गया था 1972 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया, इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑब्वियसली आपको इसके चेयरमैन है KS श्रीनिवास। कोई दिक्कत नहीं। In the fifth edition of Rayalaseema Dialogue, which India's annual global conference on geopolitics and geoeconomics, ये देखो हर साल दिल्ली में ही होता है, मतलब आप इसको याद ही कर लो, हर साल ये दिल्ली में ही होता है।
मतलब मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में होता है, अभी तक दिल्ली में ही हुआ है। और ये एक्चुअली कौन कौन करवाता है मैं आपको याद करवा देता हूँ। ये करवाता है रायल में मल्टीलेटरल कॉन्फ्रेंस है, 2 लोग करवाते हैं, मतलब ये दिल्ली में ही होता है। देखो, एक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन द्वारा होस्ट किया जाता है, और साथ ही साथ कोलैबोरेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। तो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है। चलो 10th हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। Which of the following is a matter enumerated in the state list in the 7th schedule uh, of the Constitution of India? इसमें से कौन सा आपको स्टेट लिस्ट में पता है? देखो 3 लिस्ट है 7th शेड्यूल में, 7th शेड्यूल क्लियर। 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और आपको पता है कंकरेंट लिस्ट। और एक एक और होता है, रेजिड्यूरी पावर भी होता है, कि अगर कोई सब्जेक्ट इस लिस्ट में नहीं है, इस लिस्ट में नहीं है, तो उस पर कानून बनाने का हक पार्लियामेंट के पास है। तो इसमें खुद सोचो ना कि वॉर एंड पीस, तो ये साफ साफ ये राज्य थोड़ी लड़ाई करती है किसी देश से, ये तो सेंटर करती है, तो यूनियन लिस्ट में आएगा। एक्स्ट्राडिशन मतलब किसी इंसान को जो भाग गया है, जैसे नीरव मोदी टाइप या माल्या टाइप, तो उसको लाना इंडिया में, ये सब ऑब्वियसली यूनियन लिस्ट में होगा। रेलवे, रेलवे ऑब्वियसली यूनियन के अंदर आता है, तो मार्केट एंड फेयर स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। क्लियर। किसको फॉरेन सेक्रेटरी के रूप में अपॉइंट किया गया 2019 दिसंबर में, ये बताना आपको। फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला को। ठीक है, ये तो बस करंट अफेयर्स का, ये बिल्कुल प्योर करंट अफेयर्स है, इसमें ज़्यादा आपको करना ही नहीं है। ये सब ये पॉलिटी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ये सब बेसिक है जो हमेशा आएंगे। और रायलसीमा डायलॉग ये पूछा जा सकता है आराम से, ये भी पूछा जा सकता है आराम से, कहीं कभी भी, ये भी कभी भी, ये सब कभी भी पूछा जा सकता है। सुकन्या समृद्धि, ये भी कभी भी, ये सब, ये तो दोनों करंट अफेयर्स के। बरदौली हिस्ट्री का क्वेश्चन है कभी भी, बायोलॉजी का क्वेश्चन है कभी भी। देखो इंडिया, मतलब इंडिया कौन से नंबर पे आता है लार्जेस्ट कंट्री के, मतलब किस बेसिस पे लार्जेस्ट? पॉपुलेशन के बेसिस पे तो हम लोग सेकंड नंबर पे हैं, लेकिन एरिया के बेसिस पे करें, एरिया के, वो तो नॉर्मली स्क्वायर किलोमीटर, ये तो हम नापते ही है स्क्वायर किलोमीटर में। तो एरिया के बेसिस पे बात करें तो टॉप पे आता है रसिया, सेकंड पे कनाडा, इधर से इधर आइए, फिर नीचे जाइए यूएसए, फिर उसके बाद जाइए राइट साइड में चाइना। क्लियर, 4। उसके बाद नीचे जाइए सीधे ब्राज़ील, 5। उसके बाद सीधे आइए 6, और उसके बाद आइए 7 इंडिया। ठीक है ना, सिंपल ऐसे करना, ऐसे करके ऐसे किया, फिर जेड बना दिया, फिर ऐसे करके जोड़ दिया, ऐसे, फिर जेड ऐसे। ठीक, तो इंडिया 7 नंबर पे आता है, रस्सी 2 3 4 5 6 7। उसके बाद आता है अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, और उसके बाद आता है सूडान। सूडान अब टूट गया तो अब नहीं है। Which of the following statement is true about the process of evaporation? evaporation होता क्या? सिंपल, यहाँ पे evaporation एक्चुअली पहला प्रोसेस है रेनफॉल होने का, रेनफॉल होने का। रेनफॉल में होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से जो लिक्विड होती है सनलाइट के कारण, इस लिक्विड में क्या हो जाता है, एनर्जी आ जाता है, एनर्जी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ये एनर्जी इतना ज़्यादा हो जाता है इसके पास कि ये लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आंसर तो यही हो गया, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है, आंसर तो यही होगा। लेकिन इतना ज़्यादा एनर्जी आ जाना कि ये बेचारा, इतना ज़्यादा एनर्जी आ गया कि ये इसके, ध्यान देना, ये अर्थ के ग्रेविटेशन को भी तोड़ के भाग जाता है। ग्रेविटीज को नीचे खींचता रहता है ना, तो इतना ज़्यादा इसका एनर्जी आ गया, तो इसको, इसका वो हो जाता है, मतलब कि अर्थ की ग्रेविटी को भी तोड़ देता है। कोई दिक्कत नहीं। और एक और चीज़,
ये ऊपर जाता है, फिर यहाँ से बारिश बनने के लिए कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन में गैस फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, कंडेंसेशन का प्रोसेस में लिक्विड, और फिर बारिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द किंग हु सूड ए सिल्वर क्वाइन हुच टर्न्ड द रुपिया, रुपिया बोलते थे उसको, 16वीं शताब्दी में। ये शेरशाह सूरी ने किया था, शेरशाह सूरी ने रुपिया। क्लियर। शेरशाह सूरी ने दो बार हराया था हुमायूं को। ठीक है, देखो ये इसकी बात करते हैं। इसने एक्चुअली बैटल ऑफ बिलग्राम, एक शायद चौसाब की लड़ाई भी हराई थी। हुमायूं को बिल्कुल पैरालाइज कर दिया था। हुमायूं को भगाने में सबसे बड़ा योगदान इन्हीं का था। जो हुमायूं लगभग 15 साल तक इधर उधर भागता रहा, इनके मेन क्या, यही एकमात्र कारण थे। शेरशाह सूरी ने क्या किया, न्यू सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन किया। फर्स्ट रुपया को एक्चुअली इशू किया। पोस्टल सिस्टम एक्सटेंडेड द ग्रैंड ट्रंक रोड फ्रॉम चिटागोंग टू काबुल, मतलब एक्सटेंड किया। ठीक है ना, मतलब ऑलमोस्ट 5 साल इन्होंने रूल किया। 40 में हरा के बिल्कुल इसको भगा उगा के रूल किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following legal luminaries was appointed as a British Queen Counsel for England and Wales? ये तो बिल्कुल करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो इसका कौन कौन अपॉइंट किया गया है? सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे जी को अपॉइंट किया गया है क्वीन के काउंसिल के लिए फॉर द कोर्ट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स। क्लियर। और इसको अनाउंस किसने किया? यूनाइटेड किंगडम के मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस डिपार्टमेंट ने। क्लियर। नेक्स्ट है डायरकी सिस्टम आई थी, सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये किस एक्ट के द्वारा आए थे डायरकी सिस्टम? ये 1919 के एक्ट के द्वारा आई थी। ठीक है ना, डायरकी सिस्टम। देखो स्टार्टिंग में डायरकी सिस्टम प्रोविंस में आने की बात होती है, वही प्रोविंस में 19, लेकिन 1935 के एक्ट में, क्योंकि प्रोविंस में आई डायरकी सिस्टम में 2 टाइप के काम होते थे। एक तो रिजर्व काम, क्लियर, और एक होते ट्रांसफर्ड। जो इम्पॉर्टेंट होते थे वो रिजर्व के पास होते थे, जिसमें गवर्नर प्लस एग्जीक्यूटिव काउंसिल मिलकर काम करती थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ट्रांसफर्ड वाला में गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेस इम्पॉर्टेंट काम यहाँ पे होता था। लेकिन इसके बाद आपको पता है साइमन कमीशन आते हैं, तो साइमन कमीशन इस सिस्टम में गलत बताता है, कमियां बताता है, और बोलता है इससे हमने क्या किया, प्रोविंस की ऑटोनॉमी को छीना है, तो हमें प्रोविंस को ऑटोनॉमी देना होगा। इसीलिए हमने जो डुअल गवर्नमेंट ला रहे हैं, डायरकी वाला सिस्टम, वो हमें प्रोविंस से हटाना पड़ेगा, सेंटर में लाना पड़ेगा। तो लेकिन ये कभी अप्लीकेबल हुआ नहीं था। साइमन कमीशन एक्चुअली 1928 में आया था, 27-28 में। और इसके और भी रिकमेंडेशन थे, जैसे सेपरेट इलेक्टोरेट को कंटिन्यू रहने दो। उसके अलावा इन्होंने और भी इसमें, और इंडियन ने बायकट कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसमें एक भी इंडियन नहीं थे। लाला लाजपत राय जी की डेथ इसकी समय में ही हो गई, लाठी चार्ज के कारण। चलिए, Which of the following article of the Constitution of India deals with the National Commission for Scheduled Caste? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 338। क्लियर। ये भी आपको पता है 338 है एसटी के लिए, 338 बी है एक्चुअली ओबीसी के लिए। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड है? ये आपको पता ही होगा। ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए है। ये 1970 में स्टार्ट किया गया। दुनिया का सबसे लार्जेस्ट डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम है, और इंडिया का नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा जारी किया गया प्रोजेक्ट है डेयरी डेवलपमेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट टू इम्पोज, मतलब कौन सा आर्टिकल बताता है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, इम्पोज कर सकता है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। अगर पब्लिक इंटरेस्ट का ख्याल है तो पब्लिक इंटरेस्ट के में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है, रिस्ट्रिक्शन कर सकती है। ठीक है, ट्रेड कॉमर्स कुछ पे, ये आर्टिकल 302 में दिया।
हु अमंग द फॉलोइंग, ये भी करंट अफेयर्स का है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ 75th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, के इसके कौन से 75th सेशन के कौन सिलेक्ट हुए थे? इनका नाम था वोल्कन वोजिकर, ठीक है ना। इनको, ये टर्की के थे। और इनके बाद एक्चुअली बंदे साहब आते हैं, तिजानी मोहम्मद बंदे, ठीक है ना। और हो गया, इनका भी एंड ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो बिल्कुल प्योर करेंट अफेयर्स का है, ठीक है। चापचूर कूट फेस्टिवल, ये किस किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये चापचूर कूट फेस्टिवल किस स्टेट का फेस्टिवल है? ये एक्चुअली मिजोरम का है। और ये होता है झूम के समय में, झूम ऑपरेशन के समय में होता है ना, जंगल को क्लियर करते हैं। ये स्प्रिंग फेस्टिवल वगैरह की तरह मनाया जाता है, ठीक है। और कुछ फेस्टिवल की बात कर रहे थे, झूम ऑपरेशन के समय जंगल कटिंग है। अरुणाचल प्रदेश की कुछ फेस्टिवल है, जैसे सोलुंग लोसार फेस्टिवल, सोलुंग लोसार, मोरुंग रेह मोपियन, बुरीबूत मोनपा फेस्टिवल। सिक्किम का सागादावा और त्रिपुरा का करची पूजा। मैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्किम सागादावा, शागादावा, त्रिपुरा करची पूजा, ये भी एक सेट में आया हुआ था, ठीक है ना। अजी लामू इम्पॉर्टेंट फोक डांस है, ये किस स्टेट का है? ये है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है ना। अजी लामू किस का स्टेट का है? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है। अजी लामू। तो कुछ और हम देख लेते हैं, कुछ और फेस्टिवल देखो। अजी लामू फेस्टिवल एक्चुअली जो ट्राइब करते हैं उनका नाम है मोनपा ट्राइब, ठीक है ना। मोनपा ट्राइब इस तरह से देखो कैसे करती है। और अरुणाचल प्रदेश का कुछ और है, बुइया चलो, बांचो, पासी, कोंगी, पोनुंग, पोपीर, बर्दोचाम, ये सारे हैं, ठीक है। चलिए, कौन से फेंटर जिन्होंने आर्किटेक्ट किया था बेल्जियम एम्बेसी, जो कि बेल्जियम एम्बेसी जो दिल्ली में है, और वन ऑफ द बहुत जो भारत में सबसे मतलब अच्छी इमारतों में से एक है। तो ये चित्रकार का क्या नाम था? इस चित्रकार का नाम है सतीश गुजराल, ठीक है ना। ये याद रखना है बस, सतीश गुजराल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्राई फूड के लिए कौन सी मिनिस्ट्री है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्चेस द ट्राई फूड? क्लियर, कौन सी मिनिस्ट्री ने ट्राई फूड को लॉन्च किया? ये एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है। ट्राई फूड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया ट्राइबल अफेयर्स में। ट्राइबल अफेयर्स है मेन, लेकिन उसमें एसोसिएशन किया फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, ताकि चाहते हैं कि देखो जो ट्राइबल एरिया में जो फूड गैदरर होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को प्रोड्यूस को गैदर करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं। क्यों? महंगा करना है ना भाई, नहीं तो ऐसे ही गैदर करके सीधा बेच देंगे तो उतना महंगा नहीं ना हो पाएगा सामान, और टाइम तक नहीं चलेगा। अगर मान लो आपने फ्रूट को तोड़ा, जैसे हनी को तोड़ा, हनी को आप किसी फॉर्म में बिस्किट वगैरह के फॉर्म में कैप्चर बना दिया प्रोसेसिंग करके, तो ये इसकी ज़्यादा दिन तक चलेगी। तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर। 25 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट 25 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को अगर ये कोर्स ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका प्राइस है राकेश यादव सर की बुक का और लुसेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों ज्वाइन कर सकते हो। मैं बोलूँगा दोनों ज्वाइन करें। आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो 9582062485। इसके अलावे आप कंप्लीट जीएस का कोर्स डिस्कस कर सकते हो, इसका प्राइस है 600। आप सिंपल मेरे नंबर पे मैसेज करना। इसमें भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं। एंशिएंट हिस्ट्री, इसमें मतलब मान लो 10-15 दिन हुए हैं, हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। 10 दिन हुआ होगा। एंशिएंट हिस्ट्री का हमने गुप्ता तक, वर्ल्ड ज्योग्राफी का हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया, केमिस्ट्री भी हमें स्टार्ट कर चुके हैं। तो इसमें तो हम बहुत जल्दी कंप्लीट करेंगे, मतलब विद इन 3 मंथ हमारा एक बुक कंप्लीट कर लेंगे, मतलब एक पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और काफ़ी ऑर्गेनाइज रूप से हम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग। थैंक यू सो मच। आप शेयर ज़रूर करना और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना जो उन्होंने नहीं किया है। थैंक यू।